हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने टॉप 200 पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। जिसने भी वो क्लास नहीं की है एक बार ज़रूर करके देखना। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था, यानी वो क्लास अच्छी है। ठीक है, क्योंकि देखो बचे हुए 4 से 5 दिनों में आपका पूरा DMLT BMLT कोर्स का रिवीजन कराना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा आप पेड कोर्स में भी नहीं पाते हो कंटेंट, जो आखिरी टाइम पे आप पूरे चैप्टर्स के रिवीजन मार के जा रहे हो। जो आपके कोने में कहीं दब गया है क्वेश्चन, वो उभर के सामने आ जाएगा और आपके क्वेश्चन होने के सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छा प्यार देना और आपको मैं सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज सेट नंबर 2 करते हैं। देखो, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आज सेट 2 करते हैं, जो कि है होगी बायोकेमिस्ट्री। देखो, बायोकेमिस्ट्री जो होती है इससे बच्चे घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन क्या पुटअप होते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, यहीं से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, और इनको मैं आज ऐसा करा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बायोकेमिस्ट्री आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो टॉप 200 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, 200 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, इसके आज हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री के। क्लियर बात है? तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, एक एक चीज़ 2-2 बार 3-3 बार अच्छे से बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाता है, मान लो 1 घंटे 1.5 घंटे जितने का भी लेक्चर है, जितने भी घंटे का, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ाने, इसलिए मुझे खुद नहीं पता कितने देर में ये बनेगा। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब आप क्या करना है, नोट्स वोट्स वगैरह बनाने का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, आप क्या करना, वीडियो को 2x पे चला लेना और 2-3 बार और देख लेना। ठीक है, लगे हाथ आपका दिन में 2 से 3 घंटे देने पे आराम से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं भूलोगे, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करने के स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे कल की तरह। ठीक, स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? पहली चीज़ ध्यान से सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या तो कीटोन्स होते हैं। पहली चीज़ ये क्लियर। दूसरी चीज़, ग्लूकोज जो होता है इज आल्सो कार्ड ब्लड शुगर और डेक्सट्रोज। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से एक डेक्सट्रोज का एग्जाम्पल बताओ। तो क्या होता है सर? ग्लूकोज होता है। इसके अलावा आपने ब्लड बैंक्स में सुना होगा CPDA, एंटीकोगुलेंट का नाम, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। ठीक है, तो इसमें जो डेक्सट्रोज होता है ये क्या होता है सर? ये ग्लूकोज होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज कहते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर क्या होता है? सर फ्रुक्टोज होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। क्या? नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो होता है वो स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर है। अगला, गैलेक्टोज इज अ पार्ट ऑफ मिल्क शुगर। ठीक है, गैलेक्टोज जो होता है मिल्क शुगर का पार्ट होता है, जो कि होता है लैक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज दूध की शुगर जिसको बोलते हैं लैक्टोज का हिस्सा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लैक्टोज का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा होता है, या गैलेक्टोज किस ग्रुप का हिस्सा है, तो वो होता है लैक्टोज का। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझने वाली। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज किससे मिल से बना होता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके मिलान से बनता है सुक्रोज। पहली चीज़ क्लियर। लैक्टोज क्या किससे मिलकर बना होता है सर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज को मिलाकर माल्टोज बनता है। तीनों चीज़ क्लियर है? तीनों चीज़ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। सुक्रोज किससे मिलकर बना सर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे मिलकर बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। माल्टोज किससे मिलकर बना सर? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। क्लियर बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। स्टार्च इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट। जो स्टार्च होता है वो पौधों में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म जो होता है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। ठीक है, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फॉर्म याद रखना। प्लांट्स में अगर पूछा जाए तो वो होता है स्टार्च के पॉलीसैकेराइड फॉर्म में, और एनिमल की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। एक चीज़ ध्यान रखना, जो सेल्यूलोज होता है ये क्या होता है? केवल प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेल वॉल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है सर? प्लांट में पाई जाती है। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। जो अपनी एनिमल है, एनिमल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। पहली चीज़ क्लियर।
प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या सर? पाई जाती है। फंजाई कवक के अंदर सेल वॉल पाई जाती है सर? क्या पाई जाती है? लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो फंजाई होता है या फंगी जिसको बोलते हैं, कवक बोलते हैं हिंदी में, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सर काइटिन की होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट की सेल वॉल सर सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक। रिड्यूसिंग शुगर गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ये बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और एक रिड्यूसिंग शुगर जो होता है इसका एग्जाम्पल बता दो तो ग्लूकोज, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो ग्लूकोज के लिए क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? बिल्कुल सर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट के लिए पॉजिटिव आता है। क्लियर बात। सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जो सुक्रोज होता है वो क्या रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? तो नॉन रिड्यूसिंग है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंटोज शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। जो पेंटोज शुगर है वो न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती हैं। राइबोज इज शुगर ऑफ आरएनए। राइबोज जो होता है वो आरएनए की शुगर है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम बोलते हैं राइबो, ठीक है। तो राइबोज जो होता है वो आरएनए का एक शुगर है, ठीक है। और इसी तरह पेंटोज शुगर कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लिक एसिड्स में। क्लियर बात। और डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका शुगर क्या हो जाएगा सर? डीएनए का डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर। राइबोज का शुगर क्या होगा? राइबोज किसका शुगर हो गया सर? आरएनए का। डीऑक्सीराइबोज किसका शुगर हो गया सर? डीएनए का। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ो। ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन अक्सर पुटअप किए जाते हैं, कुछ नहीं तो सीधे सीधे आपको साइड पूछ लेगी कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो कहाँ चलती है, कहाँ होती है? कहाँ होती है सर? साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म क्या है सर? जहाँ पे अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स रखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। मान लो एक ये सेल है, सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक मटेरियल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें पाई जाती है अपनी ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाई जाती है सर? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है सर? पायरूवेट है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल चली और उसका हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला, उसका हमें रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, वो होता है सर पायरूवेट। क्लियर बात। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? पायरूवेट होता है। नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलिसिस, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लाइकोलिसिस को शॉर्ट में इससे बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ सकते आप। अब एटीपी गेन बता दो ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस साइकिल कंप्लीट हो गई, उससे आपका नेट एटीपी गेन कितना हुआ सर? 2 एटीपी गेन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या हम बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है। पावर हाउस ऑफ द सेल किस ऑर्गेनेल को बोलते हैं सर? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल चलती है सर? क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है सर? क्रेब्स साइकिल चल गई, अब क्रेब्स साइकिल के बाद हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। क्लियर बात। क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी। क्लियर बात। नेट एटीपी फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें नेट एटीपी कितना प्राप्त होगा? 36 और 38 एटीपी बनाए जाएंगे। एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 36 से या 38 एटीपी बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्लियर बात। अब देखो 2 वर्ड आते हैं, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस या जेनोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं। अब देखो दोनों का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं कितने बार वो पीआईक्यू में आ चुकी है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस भी आ चुकी है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी आ चुकी है, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी आ चुकी है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक एक करके ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर हम बना रहे हैं ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी ग्लूकोज का क्या हो रहा है सर? सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक होता है लिसिस यानी ब्रेक डाउन, दोनों में डिफरेंस समझ गए ना। अब देखो लिसिस का क्या मतलब होता है? लिसिस मतलब होता है सर टूटना, सिंपल सी बात है, ये वर्डिंग आपने पढ़ी होगी। लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। तो अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा हो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। और अगर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा हो तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है, जुड़ना, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो वर्डिंग अगर आपने पकड़ ली तो आपको पूरी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। अगर
ग्लाइकोजेनेसिस पूछी जा रही है तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है। अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रही है, लिसिस हो रही है यानी ब्रेकडाउन हो रहा है किसका सर, ग्लाइकोजन का। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ध्यान से सुनो, अब नियो वर्ड बीच में आ गया सर, जेनेसिस हो रहा है मतलब बन रहा है। अब बन रहा है लेकिन नियो वर्ड अगर बीच में आ गया तो थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। नियो को कैसे मैच कर दोगे सर, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ कि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये तीनों कंडीशंस आपको बिल्कुल याद करके चलनी है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, और ग्लूकागॉन प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब देखो इंसुलिन और ग्लूकागॉन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है सर, ब्लड शुगर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। अब इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगा, ठीक है, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी चीज क्लियर। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कैसे बढ़ाएगा सर, लिसिस होगी, ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज आपके ब्लड में फैल जाएगा और ब्लड शुगर क्या कर जाएगा सर, इंक्रीज कर जाएगा। ये कंडीशन हो गई ग्लूकागॉन की। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोजेनेसिस करेगा सर, उनको जोड़ेगा, उनको अटैच करके रखेगा, बांध के रखेगा, जिससे आपका ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अब डायबिटीज मेलाइटस मैंने पिछले क्लास में बताया था किसकी कमी से होती है सर, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है सर, बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है बीटा सेल से, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। कहाँ पाई जाती हैं सर, पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। इसी तरह ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है सर, अल्फा सेल से निकलता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। ये कहाँ पाई जाती हैं सर, पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। क्लियर है। ग्लाइकोसूरिया क्या कंडीशन है सर, ग्लाइकोसूरिया किसको बोलते हैं, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज पाई जा रही है, इस कंडीशंस को बोलते हैं हम ग्लाइकोसूरिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लाइकोसूरिया क्या है, तो ग्लूकोज इन यूरिन, इस कंडीशंस को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ऐसे हीमेचूरिया कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे सबको पता होगा कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, सामान्य ब्लड ग्लूकोज कितना होता है, 70 से लेके 110 mg/dl। मात्रक जरूर याद रखना, mg/dl, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स रिवाइज करा दिया हमने बहुत फास्ट तरीके से। अब देखते हैं लिपिड के बारे में, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। क्लियर बात है। यानी लिपिड जो होते हैं वाटर में क्या है सर, इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल है। क्लियर बात, लिपिड की पहली चीज़ क्लियर। अब सिंपल लिपिड्स कैसे मिलकर बना होता है, तो सिंपल लिपिड जो होता है वो फैट्स और ऑयल्स को मिलाकर बनता है। यानी हमने फैट्स को जोड़ा, फैट्स में हमने ऑयल मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या तैयार है सर, सिंपल लिपिड तैयार है, ठीक है। और कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड के अंदर क्या होते हैं, अदर ग्रुप्स होते हैं, लाइक फॉस्फेट हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई, तो इनको हम बोल देंगे सर कंपाउंड लिपिड। यानी लिपिड दो प्रकार के, एक सिंपल लिपिड, एक कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड किससे मिलकर बने सर, फैट और ऑयल से मिलकर बने, और कंपाउंड लिपिड के अंदर अदर ग्रुप्स भी पाए जाएंगे, जैसे फॉस्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। क्लियर बात है। कंपाउंड लिपिड में फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, डेराइव्ड लिपिड इंक्लूड स्टीरोल्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन। अब डेराइव लिपिड क्या होते हैं, डेराइव लिपिड यानी डेराइव हो रहे हैं, किसी चीज़ से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। किससे डेराइव हो रहे हैं सर, एस्टेरॉल से मिलकर डेराइव हो रहे हैं, फैटी एसिड से डेराइव्ड हो रहे हैं, डेराइव निकालना, ठीक है। विटामिन से हम निकाल रहे हैं, डेराइव्ड हो रहे हैं, तो इनको हम बोल देंगे डेराइव लिपिड्स। तो 3 लिपिड्स के प्रकार आपको क्लियर। सिंपल लिपिड्स फैट्स और ऑयल से मिलकर, कंपाउंड लिपिड के अंदर अदर कंपोनेंट्स जैसे फास्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, और डेराइव लिपिड किसी चीज़ से डेराइव्ड हो रहे हैं, जैसे स्टेरॉल्स हो गया, फैटी एसिड हो गए और विटामिन से डेराइव्ड हो गए, ठीक है। इन्हीं चीज़ क्लियर। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है सर, ग्लिसरॉल होता है और साथ के साथ 3 फैटी एसिड। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड के एक मॉलिक्यूल में कितने फैटी एसिड पाए जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि सर 3 फैटी एसिड पाए जा रहे थे।
ट्राइग्लिसराइड के अंदर ग्लिसरॉल पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी लाइन सही है, तो उसमें सीधे सीधे दिया रहता है कि ट्राइग्लिसराइड के अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। तब आपको पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को मिलाकर एक ट्राइग्लिसराइड बना था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे छोटी छोटी, तो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में बोल देते हैं और बोलेंगे सर कि एम्स का क्वेश्चन था और बहुत हार्ड आया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक एक लाइन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। क्लियर बात, आगे बढ़ जाओ। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स नो डबल बॉन्ड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। एज इट इज़ लाइन आपसे पूछ दी जाएगी एम्स में कि निम्नलिखित में से कोई एक लाइन जो है वो गलत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, आपसे क्या दे देगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तुरंत ये लाइन गलत हो जाएगी। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है सर, डबल बॉन्ड होता है। आपको दोनों में डिफरेंसेस याद करने पड़ेंगे। सैचुरेटेड में क्या हो रहा था, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड है, ऐसे याद कर लो सर, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड है। यानी देखो जो आप क्या हो, मान लो अभी जिनकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारे पुरुष हैं, ऐसे याद कर लो, जो कुंवारे पुरुष हैं वो क्या है सर, वो उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो बिल्कुल सिंगल है। जो सिंगल पर्सन है, सिंगल है, वो क्या है सर, सैचुरेटेड है, बिल्कुल खुश है, एकदम बिल्कुल सैचुरेटेड, बिस्तर पे पड़े आराम से सो रहे हैं। लेकिन जो डबल बॉन्ड हो गए, जिन्होंने विवाह शादी कर लिया, वो क्या होते हैं सर, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, छोटे छोटे ट्रिक्स बना के हर एक चीज़ आपको तैयार होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसेंशियल फैटी एसिड किसको बोलते हैं सर, इसेंशियल फैटी एसिड आपको याद होने चाहिए लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और एरेकिनोडोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसेंशियल यानी आवश्यक फैटी एसिड्स। ठीक है, तो लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेकिनोडोनिक एसिड, ये क्या होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। और फास्फोलिपिड फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन बनाता है सर, फास्फोलिपिड। आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आपने सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हुआ था सेल मेम्ब्रेन का, तो उसको कौन दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। क्लियर बात। एक एग्जाम्पल बता दो फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है लेसिथिन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। आपको ऑप्शन कई सारे दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको लेसिथिन ढूंढना रहेगा। ठीक है, तो लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। अगला क्वेश्चन, जो माइलिन शीथ होती है कहाँ पाई जाती है सर, नर्व सेल में पाई जाती है। आपको पता है नर्व सेल में माइलिन शीथ पाई जाती है। और माइलिन शीथ में क्या, स्फिग्मोमाइलिन कहाँ मिलता है, माइलिन शीथ में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्फिंगोमाइलिन कहाँ मिलता है, माइलिन शीथ के अंदर पाया जाता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से एक स्टेरॉल का एग्जांपल बता दो। स्टेरॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक स्टेरॉल है। आपको याद होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल क्या है सर, स्टेरॉल है। सॉरी, कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ बाइल साल्ट, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन डी। क्लियर बात। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स बनते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं और विटामिन डी बनता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का आपको यूजेस पता होना चाहिए। क्या होता है, स्टेरॉल होता है और प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल बाइल साल्ट का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का और विटामिन डी का। क्लियर बात। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए सर, नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होना चाहिए वो लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, सामान्य कोलेस्ट्रॉल सीरम कितनी होनी चाहिए, लेस देन यानी 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल किसी पर्सन में है यानी मोर देन 200 हो जाए, मान लो किसी में 300 है, किसी में 400 है, इतनी कोलेस्ट्रॉल अगर किसी में पाई जा रही है तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर बात। हाई कोलेस्ट्रॉल कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, तो HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो HDL क्या होता है सर, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो LDL होता है उसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल।
तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों के आपको याद रखने पड़ेंगे। जो HDL होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो LDL होता है वो क्या होता है सर, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज जो होती हैं उनके एग्जांपल बता दो, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बहुत बेहतरीन PYQ है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटोन बॉडीज है, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज के एग्जांपल क्या है, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन। ये तीनों जो होते हैं कीटोन बॉडीज होते हैं, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन। क्लियर बात। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस इन लिवर। कहाँ बनते हैं कीटोन बॉडीज, लिवर के अंदर बनते हैं, तो कीटोन बॉडीज लिवर में बनता है। एक्सेस कीटोन बॉडीज इन ब्लड, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कीटोसिस कंडीशंस में क्या होती हैं, तो कीटोन बॉडीज जो हो जाती हैं अपने ब्लड में एक्सेस कंडीशंस में हो जाती है, यानी खून में ज़्यादा कीटोन बॉडीज मिल जाए, इस कंडीशंस को हम बोलते हैं कीटोसिस। क्लियर बात। कीटोसिस कॉमनली ऑकर्स इन अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। कीटोसिस कहाँ देखने को मिलती है, कीटोसिस आमतौर पर अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस में देखने को पाई जाती है। लिपिड डाइजेशन मेनली ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिपिड का पाचन होता है मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिपिड जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में सबसे बेहतरीन तरीके से आपका डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो लिपिड डाइजेशन मेनली ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाइल साल्ट इमल्सीफाई फैट्स। बाइल साल्ट क्या करते हैं, फैट्स को इमल्सीफाई करते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैनक्रियास से क्या निकलता है, लाइपेज निकलता है। बिल्कुल, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स को पचा देता है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स। काइलोमाइक्रॉन आहार के ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। VLDL ट्रांसपोर्ट्स इंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड्स। जो VLDL होते हैं शरीर में बने ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो काइलोमाइक्रॉन्स आहार के ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और VLDL शरीर में बने ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड दो तरीके से हो सकते हैं, एक आपने जो खाया यानी जो आपके डाइट से आया। ठीक है, मान लो आपने क्या खाया, रोटी सब्जी खाई, वहां से कुछ TRG आया, यानी जो ट्राइग्लिसराइड आपके रोटी सब्जी से आई उसको क्या करेगा, काइलोमाइक्रॉन्स क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन आपके शरीर में जो एंडोजीनस बना यानी आपके शरीर ने खुद जो ट्राइग्लिसराइड बनाई उसको VLDL क्या करेगा, शरीर में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो दोनों का ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है। काइलोमाइक्रॉन्स जो आपने खाया, जो आपका डाइटरी प्रोडक्ट हुआ, वहां से जो ट्राइग्लिसराइड आई उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, और VLDL जो होगा आपके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज LDL ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू। LDL जो होता है जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को ऊतकों तक लेके जाता है, टिश्यू तक लेके जाता है। और HDL क्या करता है, रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू टू लिवर। HDL कोलेस्ट्रॉल ऊतक से लिवर को लेके जाती है। क्लियर बात। तो HDL और LDL दोनों चीज़ क्लियर है। LDL क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू तक, और HDL क्या करेगा, रिमूव करेगा कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू टू लिवर। HDL कोलेस्ट्रॉल को ऊतक से लिवर तक लेके जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि टिश्यू से लेके लिवर तक लेके चला जाता है कोलेस्ट्रॉल, और LDL जो होता है वो टिश्यू तक लेके जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, इस कंडीशंस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फैट्स। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखो, इसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी कॉज स्कैलीडर्मेटाइटिस। ठीक है, आवश्यक फैटी एसिड की कमी से स्कैलीडर्माइटिस हो सकती है। ठीक है, आवश्यक फैटी एसिड यानी इसेंशियल फैटी एसिड, मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, उन सारी चीज़ें याद हैं। ठीक है, अब इनसे क्या होता है, अगर इनकी कमी हो जाए, जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, स्कैलीडर्माइटिस हो सकती है। क्लियर बात है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन के बारे में भी देखते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स का क्या होता है सर, पॉलीमर होता है। तो प्रोटीन क्या हुए, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हुए। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के स्टैंडर्ड नंबर कितने, सर 20। ठीक है,
तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड टोटल 20 हो गए। और इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी। आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक यानी हमारे लिए बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, लेकिन हमारे शरीर में नहीं बन रहे। अब हमारे शरीर में अगर बनते तो क्या हमारे लिए इसेंशियल होते? क्या नहीं सर, जब भी जरूरत पड़ती हमारी बॉडी खुद बना लेती। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात होगी, ठीक है। यानी इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। अगर हमारी बॉडी बना लेती तो वो इसेंशियल रह जाता क्या? बिल्कुल नहीं रह जाता। तो आवश्यक अमीनो एसिड शरीर में नहीं बनते, ठीक है, इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, डाइट के हिसाब से लेना पड़ता है। अब इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। हिस्टाडीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसिन होता है, लाइसिन होता है, मिथियोनिन होता है, फिनाइल एलेनिन होता है, थ्रियोनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, वेलिन होता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, PVT, TIM और HA हाल, PVT टीम हाल। अगर ये आपको याद है तो इसमें सारे आपके इसेंशियल एसिड कवर हो जाएंगे। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल क्या होते हैं सर? कुछ तो बॉडी बना ली, कुछ हमें बाहर से मिल गए, तो इनको हम बोलेंगे सेमी इसेंशियल। यानी थोड़ी बहुत मात्रा बॉडी ने बना ली, लेकिन इतनी मात्रा नहीं बना पाई जितना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कुछ हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो इनको हमने बोला सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड। क्या क्या है सर? आर्जिनिन है और हिस्टीडीन है। क्लियर बात। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद से बना ले रही, जब भी हमें बॉडी में ज़रूरत पड़ रही है हमारी बॉडी क्या कर रही है? खुद से बना ले रही। क्लियर बात। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो शरीर में बन जाते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। क्लियर बात है। अगले बढ़ जाओ। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अमीनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। और एम्फोटेरिक किस कंडीशंस को बोलते हैं? यानी एसिडिक और बेसिक दोनों हो, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। यानी एम्फीबिया, आपने एक जगह पढ़ा होगा, एम्फीबिया यानी उभयचर। इनको हम किसको बोले थे? उभयचर। ये क्या होते हैं सर? पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है, यानी दोनों जगह रहते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं एम्फीबिया। ऐसे होता है एम्फोटेरिक, यानी एसिडिक कंडीशन भी है और बेसिक कंडीशंस भी है, दोनों पाई जा रही हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्लियर बात है। ज्विटर आयन क्या होता है सर? ज्विटर आयन जो होता है, अमीनो एसिड कैरिड बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। ऐसा अमीनो एसिड जिसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? निम्नलिखित में से ज्विटर आयन कौन सा होता है? तो आपको ऐसा अमीनो एसिड देखना है जिसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्लियर बात। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है अमीनो एसिड की सीधी श्रेणी, यानी लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर बात। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट, ठीक है। सेकेंडरी संरचना में क्या होती है? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट होती है। और टर्सरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना में क्या होती है? 3D फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का 3D फोल्डिंग। तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर तीनों में डिफरेंस क्लियर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था सर? लीनियर सीक्वेंस, यानी अमीनो एसिड बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे सीक्वेंस में हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट पाई जा रही हैं। और टर्सरी स्ट्रक्चर में आपकी 3D फोल्डिंग्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स पाई जा रही हैं। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्वार्टिनरी में क्या हो रहा है? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, यानी 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड अगर आके जुड़ जा रही हैं तो चतुर्थक संरचना बन जाएगी, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन किसको बोलते हैं सर? इनसॉल्युबल होते हैं, स्ट्रक्चरल रोल में होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो कोलेजन और केराटिन। इनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइब्रस प्रोटीन है, तो आपको ऑप्शन खोजना पड़ेगा कोलेजन और केराटिन, ठीक है। तो कोलेजन और केराटिन जो होते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं और फंक्शनल रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है क्या? सर बिल्कुल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया एंजाइम और हीमोग्लोबिन, ठीक है। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट यानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, इसका एक नाम बताओ, तो वो होता है सर कोलेजन, ठीक है। कोलेजन शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विद हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मित प्रोटीन है, यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें हीम ग्रुप पाया जाता है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है
जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, हेम ग्रुप पाया जा रहा है। एल्बुमिन मेंटेन्स प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। एल्बुमिन क्या करता है, प्लाज्मा की ऑनकोटिक प्रेशर बनाए रखता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, कि प्लाज्मा की ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है सर, एल्बुमिन मेंटेन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से याद कर लेना कि प्लाज्मा की ऑनकोटिक प्रेशर को कौन बनाए रखता है, प्लाज्मा के ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है सर, एल्बुमिन मेंटेन करता है, ठीक है। अब नॉर्मल सीरम एल्बुमिन आपको बताना है रेंज। नॉर्मल सीरम एल्बुमिन कितना होना चाहिए सर, 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डीएल। तो सामान्य सीरम एल्बुमिन 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डीएल होने चाहिए। और ग्लोबुलिन्स कितने होने चाहिए सर, ग्लोबुलिन इंक्लूड्स एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स में एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स शामिल होते हैं। फाइब्रिनोजन इज ए क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन क्या होता है, प्लाज्मा का क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक बाय पेप्सिन, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कोई एक प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताओ। ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को पचा रहा होता है उसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक बाय पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन का पाचन पेट में पेप्सिन से शुरू हो जाता है। पेप्सिन कैसे वर्क करता है सर, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। एसिडिक मीडियम कहाँ होता है सर, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है, जिससे हमारे पेट का pH कितना होता है सर, 1.5 के अप्रॉक्स होता है, हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। हाईली एसिडिक कंडीशन ही पेप्सिन को प्रोटीन पचाने के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती है, ठीक है। तो पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काइलोट्रिप्सिन एक्ट इन इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन हो गई, काइमोट्रिप्सिन हो गई, ये आंत में काम करते हैं, इंटेस्टाइन में फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन कहाँ वर्क किया सर, पेप्सिन किया स्टमक में, और कैसे किया सर, एसिडिक मीडियम में किया। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये एक्ट करेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। प्रोटीन तो पचाएंगे सारे, पेप्सिन भी पचाएगा, ट्रिप्सिन भी पचाएगा, काइमोट्रिप्सिन भी पचाएगा, लेकिन तीनों के फंक्शन अलग अलग है। पेप्सिन कहाँ पर पचा रहा है सर, स्टमक में पचा रहा है, एसिडिक मीडियम में पचा रहा है। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहाँ पचा रहा है सर, इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर बात। पेप्टाइडेज ब्रेक पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स। जो पेप्टिडेज पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं, ठीक है। यानी अगर पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में, तो इनको ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, पेप्टाइडेज, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। जो पेप्टाइडेजेस होते हैं ये ब्रेक्स होते हैं पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है, पेप्टिडेज। क्लियर बात। क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, ये दो कंडीशंस बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वाशियोरकर क्या कंडीशन होती है सर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। और मेरेस्मस क्या कंडीशन होती है, प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर देखो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस कैसे याद रखोगे सर, मेरेस्मस मतलब मरा मरा, ठीक है, मरा मरा ऐसे याद कर लो। मेरेस्मस मतलब बिल्कुल मरा हुआ सा, बिल्कुल खत्म हो गया, मर गया, ठीक है। तो मेरेस्मस यानी उसके अंदर प्रोटीन की कमी है और कैलोरी की भी कमी है, यानी दोनों की कमी हो गई, इसलिए मरा मरा सा हो गया। ज़्यादा चीज़ों की कमी तो शरीर ज़्यादा मरा मरा, तो मेरेस्मस ज़्यादा मरा मरा तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी, और क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की कमी। बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा, आप एग्जाम में नहीं भूलोगे। क्लियर बात। तो मेरेस्मस यानी मरा मरा यानी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी, क्वाशियोरकर यानी केवल प्रोटीन की कमी। क्लियर बात। अगला देखो, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है सर, यूरिया है, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट यूरिया होता है। अब देखो यूरिया साइकिल कहाँ होती है सर, लीवर में। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे किडनी ऑप्शन पहला देख के लगा देते हैं, लेकिन बच्चे यूरिया साइकिल कहाँ होती है, लीवर में होती है। और कैसे बनती है सर, यूरिया फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर बात। और यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है सर, यूरिया। तो आपका यूरिया का निर्माण कहाँ होता है सर, लीवर के अंदर होता है। क्लियर बात। और यूरिया जो होता है वो अपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। नॉर्मल सीरम टोटल प्रोटीन कितना होता है, आपके सीरम में टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए सर, 6 से लेके 8 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए। क्लियर बात। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड प्रोटीन बेस्ड ऑन चार्ज एंड साइज। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया होती है ये प्रोटीन को चार्ज और साइज के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया होगी इसमें चार्ज और साइज इन दोनों के आधार पर प्रोटीन अलग अलग
डिवाइड्स हो जाएंगे। क्लियर बात, सेपरेट हो जाएंगे। अगला देखते हैं एंजाइम। अब एंजाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं, कैटेलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन से बने होते हैं। अब कैटेलिस्ट का क्या मतलब हुआ? उत्प्रेरक। यानी देखो, आप आग जल रही है, ठीक है, ठंडी में क्या देखते हो? आप आग जलाते हो, ठीक है। मान लो आग धीमे धीमे जल रही है, उसमें आपने क्या किया? मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दिया, तो वो आग और तेज से भड़क गई, यानी तेज से जलने लगी, ठीक है। समझने के लिए समझो। तो ऐसे होते हैं एंजाइम, यानी कोई रिएक्शन चल रही है, कोई अभिक्रिया चल रही है, उसमें हमने एंजाइम्स लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे सर? कैटेलिस्ट हो जाएंगे, उत्प्रेरक हो जाएंगे। उस रिएक्शन को और फास्ट कर देंगे, तो ये काम होता है एंजाइम्स का। क्लियर बात है। एक्सेप्शन समझो, अपवाद समझो। राइबोजाइम्स आर आरएनए विद कैटेलिटिक एक्टिविटी। राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए होते हैं जिसमें कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब एंजाइम्स तो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन जो राइबोजाइम्स होते हैं ये आरएनए होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम नहीं होते। ये चीज़ें ध्यान रखना। और इनके अंदर कैटेलिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। जनरली कैटेलिटिक एक्टिविटी एंजाइम्स में पाई जाती है, लेकिन राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, और आरएनए होने के बावजूद उनमें कैटेलिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। एंजाइम्स डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, ओनली इंक्रीज रेट। एंजाइम इक्विलिब्रियम नहीं बदलते, सिर्फ गति को बढ़ाते हैं, यानी अपक्रिया की रेट को बढ़ाते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं। अपक्रिया की इक्विलिब्रियम को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करते। क्लियर बात। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम्स बहुत कार्य स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? ठीक है, जैसे आपने आग में क्या डाला था सर? पेट्रोल डाला था या मिट्टी का तेल डाला था, तो ही आग भड़का था। ऐसा नहीं आप पानी डाल दो, ठीक है, सरसों का तेल डाल दो तो आग उतना तेज भड़केगा। यानी स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक स्पेशल अभिक्रिया चल रही है, एक स्पेशल रिएक्शन चल रही है, तो उसके लिए स्पेशल एंजाइम चाहिए होगा। क्लियर बात। तो एंजाइम का कार्य बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। एक्टिव साइट इज द फंक्शनल साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है ये उसका कार्यस्थल होता है, फंक्शनल साइट्स होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। एपो एंजाइम, कोफैक्टर, होलो एंजाइम, को एंजाइम। अब जो जिसने नीट की तैयारी की होगी वो बिल्कुल उसकी आंखें एकदम चमक गई होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सुपर हिट क्वेश्चन होते हैं नीट के, ठीक है। ध्यान से समझो। एपो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन पार्ट ओनली, जो केवल प्रोटीन भाग होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। कोफैक्टर किसको बोलते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर, इन दोनों का अगर एपो एंजाइम कोफैक्टर दोनों को मिला दे तो इसको हमने बोलेंगे होलो एंजाइम। और को एंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर, यानी यूजुअली विटामिन डेराइव्ड, ठीक है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर अक्सर विटामिन से बना हुआ, इसको हम बोलेंगे को एंजाइम। तो एपो एंजाइम, कोफैक्टर, इन दोनों को मिला दिया होलो एंजाइम, और को एंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर को बोलते हैं। तो ये चारों बिल्कुल आपको याद कर लेना है। केवल प्रोटीन पार्ट तो एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, और दोनों को मिला दिया तो होलो एंजाइम, और को एंजाइम केवल ऑर्गेनिक कोफैक्टर। क्लियर बात। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है सर? कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है एंजाइम से मजबूती से जुड़ा हुआ कोफैक्टर, इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगला देखो, मेटल आयन कैन एक्ट एज कोफैक्टर। मेटल आयन भी कोफैक्टर का काम कर सकते हैं, ठीक है। जो मेटल आयन्स होते हैं वो कोफैक्टर का काम कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ऑप्टिमम पीएच वेरीज फॉर ईच एंजाइम, ठीक है। हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है, यानी हर एक एंजाइम अपने ऑप्टिमम पीएच पर बेस्ट काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एसिडिक पीएच में वर्क कर रहा है तो आपने उसको एनवायरनमेंट बेसिक पीएच बना दिया तो वह एंजाइम वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करता है। पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच, जैसे एग्जांपल ले लो, पेप्सिन था। पेप्सिन कहाँ था सर? HCl के अंदर। HCl में क्या कर रहा था? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा था। अब उसको अगर pH 1.5 से 2 मिलेगी तब तो वो वर्क करेगा। अब यही pH आपने 7.2 दे दी, ठीक है। मान लो क्या हो गया सर? बेसिक नेचर हो गया। अब बेसिक नेचर में पेप्सिन वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसको एंजाइम को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच कितना होता है सर? 8, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। पेप्सिन का 1.5 से लेके 2 तक, यानी हाईली एसिडिक, और ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच 8, यानी स्लाइटली बेसिक। क्लियर बात। एंजाइम यूनिट्स, जो एंजाइम यूनिट्स होती हैं इनको हम कैसे डिनोमिनेट करते हैं? इंटरनेशनल यूनिट में, ठीक है, IU में, यानी अमाउंट कन्वर्टिंग 1 माइक्रोमोल सबस्टेंस पर मिनट, ठीक है। IU क्या होता है? वह मात्रा जो 1 माइक्रोमोल सबस्टेंस को प्रति मिनट बदल दे। क्लियर बात। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा गया है।
अब ध्यान से समझो, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, अब नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेस यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन को कैटालाइज करते हैं। फंक्शन देखो, कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लियर बात। ट्रांसफेरेज, ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप्स, अब नाम से पता चल रहा है ट्रांसफेरेज यानी क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का स्थानांतरण करते हैं। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज मतलब कैटालाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस को क्रिया कराते हैं। लाइगेज यानी ऐड या रिमूव करेंगे ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस, बिना हाइड्रोलिसिस के ग्रुप को जोड़ते या हटाते हैं। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है आइसोमरीकरण करेंगे, आइसोमेराइजेशन करेंगे। लाइगेज, लाइगेज क्या करेंगे, जॉइन टू मॉलिक्यूल यूजिंग एटीपी, तो मॉलिक्यूल को एटीपी से जोड़ते हैं। केएम, केएम कांस्टेंट आपने नाम सुना होगा, केएम वैल्यू आपने नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। सबस्टेंट कंसंट्रेट एट हाफ वी मैक्स, ठीक है, वह सबस्टेंट कंसंट्रेशन जहां वेलोसिटी मैक्स का आधा होता है, इसको हम बोलते हैं केएम मान, केएम वैल्यू। लो केएम क्या दर्शाएगा, हाई एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, लो केएम क्या दर्शाएगा, सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी ज़्यादा, और हाई केएम क्या दर्शाएगा, लो एफिनिटी, ठीक है, हाई केएम क्या दर्शाएगा, सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी कम, यानी केएम हाई है तो एफिनिटी कम है, और केएम लो है तो एफिनिटी ज़्यादा है, यानी ये क्या हुए, के और एफिनिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन किसको बोलते हैं, इनहिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन में क्या होता है, इनहिबिटर एक्टिव साइट से जुड़ जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन में क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड टू अदर साइट, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन में इनहिबिटर दूसरी साइड से जुड़ जाता है। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम सेम, आइसो मतलब सेम सेम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम, ठीक है, एक ही एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म, इनको बोलते हैं आइसो एंजाइम, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हैज 5 आइसो एंजाइम, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं। अब देखते हैं हम विटामिन, विटामिन भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं पहले वो समझो। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, विटामिन छोटे मात्रा में सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक यौगिक हैं, ठीक, पहली चीज़ क्लियर। अब देखो विटामिन दो तरीके के होते हैं, या तो होंगे फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और एक होता है वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, यानी जो विटामिन वाटर में घुल जाए उनको बोलेंगे जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल, और जो विटामिन फैट में घुल जाए उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील। अब कैसे याद रखना है, बी और सी ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, और ADEK ये होते हैं फैट सॉल्युबल। अब क्या थे वाटर सॉल्युबल, क्या थे फैट सॉल्युबल, आपको इसको नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, बस इतना याद रखना कि ग्रुप क्या क्या था, बी और सी एक साथ थे, ADEK एक साथ थे। अब आपको ऑप्शन में तो 3 एक साथ देगा ही ना, एक ही या दो तो ऑप्शन आपको अलग देगा, आपको ऑप्शन चूज करने का आएगा तो 3 ऑप्शन तो सेम मैच करेंगे ना। अब आपसे एग्जांपल से समझो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाटर सॉल्युबल का नाम बताओ, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम बताओ, तो ए भी दिया रहेगा, डी भी दिया रहेगा, ई भी दिया रहेगा, और एक इसमें से उठा के दे देगा बी या सी। तो आपको ग्रुप याद था ADEK यानी ये एक साथ थे, यानी ये क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल तो होंगे नहीं, यानी क्या होंगे, फैट सॉल्युबल, तो एक आपका बच्चा वो हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। तो ऐसे अगर आपने याद भी कर लिया है, ग्रुप अगर क्या क्या साथ में थे वो याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो MCQ के कई फायदे भी होते हैं, ठीक है, तो आपको अगर छोटे छोटे क्वेश्चन का ऐसे आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप क्वेश्चन ना याद करते हुए भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं फैट सॉल्युबल के बारे में, यानी ATE और विटामिन K के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है सर, रेटिनॉल होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन A की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है सर, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नाइटेक्लोपिया, ठीक है। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। तो रतौंधी किसकी कमी से होता है सर, विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल था, ठीक है। विटामिन A डेफिशिएंसी सीवियर, तो इसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया या केरेटोमेलेसिया, यानी गंभीर डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होता है विटामिन A की, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा या केरेटोमेलेसिया हो जाएगा, ठीक है। सोर्सेज बताओ, विटामिन A का सोर्स बताओ, लीवर हो गया,
बटर हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है। विटामिन ए के सोर्स हो गए गाजर, गाजर बहुत कॉमन सोर्स है विटामिन ए का, आपने सुना भी होगा गाजर खाओ आंखों की रोशनी बढ़ाओ, ठीक है। तो जो कैरेट होता है, गाजर होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। इसके अलावा बटर हो गया, मक्खन हो गया, लिवर हो गया, ठीक है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या होता है? 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। क्लियर बात। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होती है? बच्चों में रिकेट्स होती है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया होती है, यानी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर बच्चों में डिफिशियंसी होगी तो उनमें रिकेट्स पाया जाएगा, और बड़ों के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी तो ऑस्टियोमेलेसिया पाया जाएगा। अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर यानी अधिकता, किसकी सर? कैल्शियम की। तो कैल्शियम की अधिकता यानी विटामिन डी की टॉक्सिसिटी। क्लियर बात। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई क्या है? एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब ध्यान से सुनना, विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो सी और ई दोनों एक एंटीऑक्सीडेंट है। ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, ठीक है। विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी और आरबीसी हिमोलिसिस हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से बांझपन हो जाएगा या आरबीसी का टूटना भी पाया जाएगा। क्लियर बात। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक है, रासायनिक नाम जरूर याद रखना। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के रिक्वायर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये लाइन एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। विटामिन के किसके लिए जरूरी होता है, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से? फैक्टर सेकेंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 10। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें क्या होगा? ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी खून बहने की प्रवृत्ति बन जाएगी। अब सिंपल सी बात है, विटामिन के की डेफिशिएंसी यानी क्लॉटिंग फैक्टर बनना कम। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड कहीं पर आपके शरीर में घाव हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो उनमें क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है। क्लियर बात है। तो खून बहने की प्रवृत्ति, ब्लड ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन क्या कहते हैं सर? बी और सी, ठीक है। तो बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब B1, बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं 12 विटामिन, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में B12 तक आते हैं, आपके पूरे पता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या? विटामिन B1 थियामिन जिसको बोलते हैं। B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी सर? बेरी और रिंकल्स इंसाइक्लोपैथी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इंसेफेलोपैथी जिसको बोलते हैं, B1 की कमी से बेरी और वर्नी के इंसेफेलोपैथी। तो विटामिन B1 को हमने बोला थियामिन, इनकी डिफिशियंसी से बेरी हो जाएगा और वर्नी के इंसेफेलोपैथी हो जाएगी। विटामिन B2 को हमने बोला राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस और ग्लोसाइटिस, ठीक है। विटामिन B3 को हमने बोला नियासिन। विटामिन B3 को हमने क्या बोला? नियासिन। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? पेलाग्रा जिसको हम बोलते हैं 3D यानी 3 डायमेंशनल। इनको कैसे बोलेंगे? यानी D इसको बोला हमने 3D। पहले D से क्या होगा? डर्मेटाइटिस। सेकेंड D से क्या होगा? डायरिया। और थर्ड D से क्या होगा? डायमेंशिया, ठीक है। B3 की कमी से पेलाग्रा होता है जिसको बोलते हैं 3D यानी डर्मेटाइटिस, डायरिया या डायमेंशिया, ठीक है। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। और B6 की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। B6 की कमी से नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। विटामिन B7 की कमी, विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन। अब आपने सुना होगा हमारे हेयर्स के लिए बहुत जरूरी होता है बायोटिन। तो बायोटिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B7 को ही बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो डर्मेटाइटिस हो जाएगा, एलोपेसिया हो जाएगा, यानी बालों का झड़ना और डर्मेटाइटिस। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं सर? फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, बहुत कॉमन नाम आपने सुना होगा कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो परनीसियस एनीमिया या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन C को हमने क्या बोला सर? एस्कॉर्बिक एसिड बोला। विटामिन C को क्या बोलते हैं सर? एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत कॉमन
नाम है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। किस में हेल्प करता है? कोलेजन सिंथेसिस में, यानी कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है विटामिन सी, और क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। सिम्टम ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं? ब्लीडिंग गम्स, यानी आपके मसूड़ों में खून आएगा। पुअर बाउंड हीलिंग, यानी घाव नहीं भरेगा। यानी स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं? मसूड़ों से खून आना और घाव का न भरना। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। जितनी भी देखो विटामिन मैंने लगभग पूरी कंप्लीट पढ़ा दी, सारों का रासायनिक नाम बता दिया, सारों की कमी से क्या होता है वो बता दी, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है वो बता दिया, कहाँ पर मिलते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। तो बिल्कुल विटामिन आपका समझ लो तैयार हो जाएगा, ठीक है। फॉलिक एसिड एंड B12 आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड और B12 दोनों जरूरी होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मोस्टली एक्ट एज कोएंजाइम, ज़्यादातर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कैन कॉज टॉक्सिसिटी इफ टेकन इन एक्सेस। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो अधिक लेने पर टॉक्सिक हो जाते हैं। विटामिन कितने तरीके के मैंने तो बताया, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक मैंने बताया वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, और वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर आपने ज़्यादा भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब से बाहर निकल आते हैं। क्लियर बात? विटामिन ए डी ई के स्टोर इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। विटामिन ए डी ई के यानी जो होते हैं फैट सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल है तो कहाँ पर जाएंगे सर? एडिपोज टिश्यू में जाएंगे और लिवर में जाएंगे। क्लियर बात है? ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। हाँ, थक गए। अब आपने सुना होगा, अब देखो 360 टोटल वन लाइनर्स आप कर चुके हो। अब आप सोच रहे होगे सर मैं जो 5 दिन 10 दिन गैप था, कहाँ गैप था? सर यही सब PDF प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैचेज अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनको क्या होता है एग्जाम के लास्ट 10 दिन में कहा जाता है मेरा बैच ले लो। अब वो बैच क्या होता है सर? 2-2 साल के लिए वैलिड होता है। अब एग्जाम में 10 दिन बचे हैं तो वो 2 साल का बैच खरीद के बच्चा क्या करेगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे तरीकों से बच्चों का पैसा भी वेस्ट होता है। कोई नहीं, आप मेरे साथ जुड़ो, आपके जो आसपास हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त सहपाठी हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करो, बिल्कुल फ्री में आपकी एग्जाम की तैयारी की जाएगी, ठीक है। तो जो 5-10 दिन लगे आपका बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन PDF बनाने में लगे, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो, सपोर्ट करते रहो, और सारा का सारा आपको फ्री में कंटेंट दिया जाएगा। एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं लेना, ठीक है। बहुत देने का मन भी कर रहा है तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट के बारे में देखते हैं। अब देखो बायोकेमिस्ट्री में क्या हुआ, हमने चारों मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, हमने प्रोटीन पढ़ लिया, हमने लिपिड पढ़ लिया, हमने एंजाइम पढ़ लिया, हमने विटामिन पढ़ लिया। स्पीड देख रहे हो सर? स्पीड देखो बस, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे कॉमन लीवर फंक्शन टेस्ट कौन सा होता है? अब देखो लीवर फंक्शन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? LFT, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है सर? इसके अंदर हम आता है SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, और आता है आपका बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इतने टेस्ट को मिला के हम बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट LFT। इसके अलावा और आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये भी आते हैं, तो उसको अभी के लिए छोड़ो, मेन ये चीज़ें देखो। अब इनमें सबसे कॉमन लीवर फंक्शन टेस्ट कौन सा होता है सर? वो होता है सीरम बिलिरुबिन। अब सीरम बिलिरुबिन 3 प्रकार का, बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। क्लियर बात? इतनी चीज़ क्लियर है। तो कॉमन लीवर फंक्शन टेस्ट कौन कौन से? सीरम बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन किससे जुड़ा होता है सर? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से जुड़ा होता है विद ग्लूकोरेनिक एसिड, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से जुड़ा होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन पानी में घुलनशील होता है या नहीं? जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, नॉट वाटर सॉल्युबल होता है। क्लियर बात? जॉन्डिस डायग्नोसिस के लिए सबसे स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है? अब आपको पता है कि अगर हमें पीलिया का पता करना है तो हम सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन करेंगे। जिसका बिलिरुबिन ज़्यादा होगा उसको जॉन्डिस है। अब बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या होगा? अभी के लिए रुको, ठीक है। सीरम एल्बुमिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सीरम एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज कितना? 3.5 से लेके 5 ग्राम पर DL। और टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज क्या होता है सर? वो होता है लगभग 6 से लेके 8 तक। तो टोटल प्रोटीन रेंज इतना, इनमें से एल्बुमिन इतना, तो ग्लोबुलिन कितना? जल्दी कमेंट में बताओ, ठीक है। इसके अलावा हाइपोएल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन की कमी हो जाए, ये किस कंडीशंस में होगी? तो ये होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। क्लियर बात? तो हाइपर एल्बुमिनिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दिखाई देगी।
SGOT का दूसरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SGOT और SGPT दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। AST को बोलते हैं SGOT यानी एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, इसको बोलते हैं SGOT, और SGPT बोलते हैं ALT को, ठीक है, एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो SGPT को बोलते हैं ALT और SGOT को बोलते हैं AST। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस में कौन सा एंजाइम सबसे पहले बढ़ता है? तो ALT बढ़ता है, ठीक है। ALT एक्यूट हेपेटाइटिस में SGPT में सबसे पहले बढ़ जाता है, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP का सोर्स कौन सा ऑर्गन है? ALP का सोर्स होता है लिवर, बोन, इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा। ALP कहाँ देखते हैं सर? LFT के अंदर देखते हैं, आपको पता है। LFT में इसका सोर्स कौन सा है, इसका ऑर्गन कौन सा है? लिवर होता है, बोन होता है, इंटेस्टाइन होता है और प्लेसेंटा होता है, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट किस कैंसर में यूजफुल होता है? एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट किस कैंसर में यूजफुल होता है? तो प्रोस्टेट कैंसर में यूजफुल होता है। PSA टेस्ट आपने नाम सुना होगा, PSA क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसको बोलते हैं PSA टेस्ट, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस के लिए हम PSA टेस्ट करते हैं। एमाइलेज टेस्ट सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में यूजफुल होता है? एमाइलेज टेस्ट किस कंडीशन में यूजफुल होता है? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में एमाइलेज टेस्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। लाइपेज टेस्ट पैनक्रियाटिस में एमाइलेज से ज़्यादा स्पेसिफिक है या नहीं? तो यस, लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक, एमाइलेज इज लेस स्पेसिफिक, पर लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक। दोनों कहाँ देखे जाते हैं सर? पैनक्रियाटाइटिस में, ठीक है, यानी पैनक्रियास की बीमारी होगी तो लाइपेज एमाइलेज दोनों देख सकते हैं। क्लियर बात? सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 20 से लेकर 40 mg/dl। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन, सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल रेंज। देखो सीरम क्रेटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नॉर्मल रेंज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सीरम क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज 0.6 से लेकर 1.2 mg/dl होता है। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट यानी जिसको हम बोलते हैं KFT में सबसे रिलायबल मार्कर कौन सा होता है? तो सीरम क्रेटिनिन होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट KFT का सीरम क्रेटिनिन होता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है? शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो इस कंडीशन में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो गाउट डिजीज हो सकती है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए किया जाता है सर? डायबिटीज मेलाइटस के लिए किया जाता है। HbA1c टेस्ट, अब आपको पता होगा कि औसत ग्लूकोज पिछले 2 से 3 महीने का अगर हमें औसत ग्लूकोज लेवल निकालना हो, यानी HbA1c टेस्ट को निकालना हो, तो इससे पिछले कितने हफ्तों का शुगर कंट्रोल पता चलता है। अब शुगर कंट्रोल का अगर औसत पता निकालना हो तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? HbA1c टेस्ट करते हैं। तो लगभग 8 से 12 वीक यानी 2 से 3 महीनों का पूरा शुगर रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है HbA1c टेस्ट से। क्लियर बात? अब देखो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? 70 से 110 mg/dl होना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोसिस फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितनी होनी चाहिए? डायबिटीज मेलाइटस अगर किसी कंडीशन को है, किसी पर्सन को है, तो उसमें फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? मोर देन या इक्वल टू 126 mg/dl होना चाहिए। GTT किसके लिए यूज़ करते हैं? डायबिटीज मेलाइटस के लिए यूज़ करते हैं। HbA1c क्या रिफ्लेक्स करता है? HbA1c टेस्ट क्या रिफ्लेक्स करता है? एवरेज ब्लड ग्लूकोज ऑफ लास्ट 2-3 मंथ्स यानी पिछले 2-3 महीनों का एवरेज ब्लड ग्लूकोज देखता है HbA1c टेस्ट। नॉर्मल HbA1c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 6% होनी चाहिए। रिएजेंट यूज इन बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है? कॉपर सल्फेट यूज़ किया जाता है। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन, अगर आपसे रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट पूछा जाए यूरिन में तो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, फैलिंग टेस्ट होता है। क्लियर बात? तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर का यूरिन में कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। क्लियर बात? ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड, अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जा रहा है इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे, ठीक है। कीटोन बॉडीज इन यूरिन टेस्ट, अगर यूरिन टेस्ट में कीटोन बॉडीज पाई जा रही है तो इसको बोलेंगे हम रूथरा टेस्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, इसको बिल्कुल परिचय का मोहताज नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। रूथरा टेस्ट किसके लिए किया जाता है सर? यूरिन में कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगर यूरिन में ग्लूकोज पाई जा रही है इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज पाई जा रही है इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोन्यूरिया। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर बात है? प्रोटीन इन यूरिन डिटेक्ट बाय, अगर प्रोटीन पाया जा रहा है यूरिन में तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट द्वारा, ठीक है। इसके अलावा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट द्वारा भी पता कर सकते हैं। बेंस जोन्स प्रोटीन इन सीन इन मल्टीपल माइलोमा की कंडीशंस में, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशंस में बेंस जोन्स प्रोटीन दिखाई देते हैं। जाफीज रिएक्शन प्रिंसिपल,
जाफिस रिएक्शन प्रिंसिपल किसके लिए, क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए करते हैं। यूरिया एस्टिमेशन का क्या मेथड होता है, डाई एसिटाइल मोनोक्साइम मेथड होता है। क्लियर बात। तो यूरिया एस्टिमेशन का मेथड क्या होता है, डाई एसिटाइल मोनोक्साइम मेथड। क्लियर बात। यूरिक एसिड एस्टिमेशन, यूरिक एसिड एस्टिमेशन किससे करते हैं, फॉलिन वू मेथड द्वारा, या इसको बोलते हैं कैरावे मेथड द्वारा। ठीक है, तो यूरिक एसिड का एस्टिमेशन फॉलिन वू मेथड द्वारा या कैरावे मेथड द्वारा भी करते हैं। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए, 0.6 से लेकर 1.2 mg/dl होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड यूरिया का लेवल कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 40 mg/dl होना चाहिए। ठीक है। इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन ब्लड, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए ब्लड में, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, यानी गाउट की कंडीशंस बोलते हैं। बिल्रुबिन एस्टिमेशन मेथड, बिल्रुबिन कैसे एस्टिमेट करते हैं, वॉन डेनबर्ग रिएक्शन द्वारा। ठीक है, देखो जितने भी टेस्ट बता रहा हूँ इनमें एस्टिमेशन मेथड पूछे जाते हैं, और बहुत यूरिक एसिड का एस्टिमेशन मेथड बता दिया, सीरम क्रिएटिनिन का एस्टिमेटेड मेथड बता दिया। ठीक है, तो एस्टिमेशन मेथड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि जो हमारा बिल्रुबिन है इसको हम एस्टिमेट किस मेथड द्वारा करते हैं। आपको ऑप्शन कई सारे दिए रहेंगे, उसमें से आपको वॉन डेनबर्ग रिएक्शन खोज के निकालना रहेगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन मेथड जरूर याद कर लेना। डायरेक्ट बिल्रुबिन कैसा होता है, कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन होता है। ये दोनों बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो डायरेक्ट होता है वो कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और इनडायरेक्ट बिल्रुबिन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब देखो, जॉन्डिस विद इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर किसी को जॉन्डिस हो रखा हो और इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन के साथ, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस। क्लियर बात। जॉन्डिस विद इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन, अब अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन है तो क्या बढ़ा रहेगा, सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट बिल्रुबिन। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन इंक्रीज है तो क्या बढ़ा रहेगा सर, आपका डायरेक्ट बिल्रुबिन बढ़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो जॉन्डिस विद इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं इसको। ठीक है, SGOT जिसको बोलते हैं AST एंड SGPT जिसको बोलते हैं ALT। एंजाइम आर एलिवेटेड, कब एलिवेट होंगे, यानी OTPT आपका कब बढ़ेगा, जब भी लिवर डिजीज होगी। इस कंडीशन में SGOT SGPT इनका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, SGPT जिसको बोलते हैं ALT, ठीक है, इज मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर डिजीज। जो SGPT होता है ये लिवर डिजीज के लिए मोर स्पेसिफिक होता है। SGOT आर आल्सो इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, MI बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है, तो SGOT जो होता है इज आल्सो इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक की कंडीशंस में भी SGOT आपको बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। क्लियर बात। ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP इंक्रीज इन ALP कब बढ़ा हुआ मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। बोन डिजीज हो गई अगर तो आपको ALP बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एसिड फॉस्फेटेज इंक्रीज इन, एसिड फॉस्फेटेज कब देखने को मिलेगा, इंक्रीज प्रोस्टेट कैंसर में। तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर एसिड फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। CKMB आइसो एंजाइम यूज फॉर, जो CKMB आइसो एंजाइम होता है ये किस लिए यूज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस में। ठीक है, तो CKMB क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, जो CKMB एंजाइम होता है ये किस रोग के लिए स्पेसिफिक होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, हार्ट अटैक के लिए। ठीक है, ट्रोप-T और ट्रोप-I, आपने दो टेस्ट सुना होगा, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I, ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, यानी हार्ट अटैक के लिए सेंसिटिव मार्कर्स होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोप-I। क्लियर बात। लिपिड प्रोफाइल इंक्लूड, लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आते हैं सर, कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, HDL आता है, LDL आता है, VLDL आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं सर, कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, HDL आता है, LDL आता है, VLDL आता है। क्लियर बात। नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए सर, लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। नॉर्मल HDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, मोर देन 40 mg/dl होना चाहिए। नॉर्मल LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, लेस देन 100 mg/dl होना चाहिए। और हाई LDL और लो HDL क्या इंडिकेट करेगा सर, अब LDL क्या है सर, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, सिंपल सी बात, और HDL को हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल, कोई भी गुड चीज़ हो वो कम हो जाए और बैड चीज़ इंक्रीज हो जाए तो ये कंडीशन खराब हो जाएगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्क। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 150 mg/dl होती है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल वैल्यू लेस देन 150 mg/dl होती है।
सीरम एमाइलेज कब इंक्रीज मिलेगा, कब बढ़ा हुआ मिलेगा, तो सीरम एमाइलेज एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशंस में बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। सीरम लाइपेज मोर स्पेसिफिक किसके लिए होता है, पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशंस में होता है। सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन हम किसके द्वारा करते हैं, आर्सेनाइज़ो 3 या ओसीपीसी मेथड द्वारा, ठीक है। तो सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन हम आर्सेनाइज़ो 3 या ओसीपीसी मेथड द्वारा करते हैं। नॉर्मल सीरम कैल्शियम किसे देखते हैं, 8.5 से लेके 10 mg/dl तक, ठीक है। कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए, 8.5 से 10.5 mg/dl होना चाहिए नॉर्मल सीरम कैल्शियम, ठीक है। और सीरम फास्फोरस एस्टिमेशन मेथड किसके द्वारा करते हैं, सीरम फास्फोरस एस्टिमेशन फिस्के सबरो मेथड द्वारा करते हैं, ठीक है। फिस्के सबरो मेथड द्वारा हम सीरम फास्फोरस एस्टिमेशन करते हैं। तो ये थे आपके आज तक के टोटल 400 वन लाइनर्स, जिनमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बायोकेमिस्ट्री ख़त्म कर दी। अब बायोकेमिस्ट्री अगर आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ ली, उम्मीद करता हूँ आपका 90 to 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक टेस्ट बहुत डिटेल में मैंने बिल्कुल बता दी, बिल्कुल आपका टॉपिक वाइज बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफिक चीज़ें रखी हैं। कोई भी फालतू इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाई हुई हैं, कोई भी 4-4 घंटे की क्लास नहीं है। छोटी छोटी क्लासेस में आप साथ के साथ पढ़ते रहो, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, ठीक है। अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनका एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो काफ़ी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब और साथ के साथ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे देना कि क्लास आपको कैसी लगी। जो थोड़े बहुत सुधार के लिए ज़रूरी हो तो वो भी बता सकते हो कि सर हाँ ये चीज़ सुधार लो आप, तो वो भी उससे भी सुधार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।